Hello dear students, कैसे हैं आप सब लोग? Welcome to Achievers Hive and today we are going to solve another set for your CUET examination. आज हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट डोमेन में CUET एग्जामिनेशन के लिए एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे. वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ MCQ सेट्स ऑन द चैनल. आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं और जो भी हमारे यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं थ्रू द PDF उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव भी कर सकते हैं. हर बार की तरह से ही हमारे जो MCQ प्रैक्टिस सेट्स होंगे वो आंसर्स के साथ होंगे. तो चलिए आज का वीडियो क्विकली स्टार्ट करते हैं. ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा जैसे आप आज तक देते आ रहे हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं. एन अफेक्टिव डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन स्विंग्स फ्रॉम one mood extreme to another is classified as which one? There are 4 disorders given to you. आपको बताना है एक ऐसा अफेक्टिव डिसऑर्डर है. अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशन. अफेक्शन से ये वर्ड बना है. इसका मतलब होता है इमोशन. तो इमोशन पर बेस्ड वो डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन को बहुत मूड स्विंग्स होते हैं और इस तरह से होते हैं कि वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर चले जाते हैं. एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा डाउन हो जाना और बहुत ज़्यादा अप हो जाना. तो ये बहुत ज़्यादा डाउन हो जाना या बहुत ज़्यादा अप हो जाना ये हो जाते हैं एक तरीके से टू डिफरेंट पोल्स ऑफ अ प्रॉब्लम. टू पोल्स ऑफ अ प्रॉब्लम या फिर हम इसे कह सकते हैं बाइपोल. और अगर हम और आसानी से समझें तो उसका नाम हो जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर वही होता है जिसमें पर्सन को टू डिफरेंट मूड्स जो हैं वो फील होते हैं. डिफरेंट मूड डिसऑर्डर होते रहते हैं. तो इस तरीके से जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर हो जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर. पर हम साथ साथ बात करेंगे मैनियक, डिप्रेसिव और यूनिपोलर क्या होते हैं. ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम MCQ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो ऑप्शंस की हेल्प से आपको और भी कंटेंट प्रैक्टिस हो जाता है. ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पर ऐसा थोड़ी ना होगा कि एग्जाम में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा. तो आपको बाकी की चीज़ें पता होनी चाहिए. इसीलिए मैं हर क्वेश्चन आयर में आपको ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करती हूँ. तो चलिए फटाफट से मैं आपको मैनियक बता देती हूँ कि क्या होता है. मैनियक जो है वो मैनिया प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है और मैनिया एक टाइप की प्रॉब्लम होती है, मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन बहुत ज़्यादा अप हो जाता है. डिप्रेसिव में पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, मैनियक में बहुत ज़्यादा अप हो जाता है. और जब ये दोनों मिलते हैं मैनिया और डिप्रेशन तो उन्हीं दोनों को मिलाकर हम बाइपोलर कहते हैं. यूनिपोलर का मतलब हो गया कि या तो मैनिया या डिप्रेसिव. सिंपल है, बहुत सिंपल है कि यूनिपोलर मतलब कोई भी एक पोल, यानी या तो पर्सन डिप्रेशन में ही है या फिर उसके अंदर मैनिया के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं. ठीक है. और बाइपोलर में कि दोनों प्रॉब्लम्स होती हैं और वो इसीलिए इसका आंसर भी है कि जब पर्सन बहुत ज़्यादा या तो एक एक्सट्रीम मूड पे चला जाता है. एक्सट्रीम मूड मतलब या तो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, बहुत ज़्यादा अप चला जाता है और इनके फ्लक्चुएशंस टाइम गैप के साथ होते रहते हैं. तो इसी को हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. इसका आंसर भी यहाँ पर आपको दिया है. जब आप इस PDF को टेलीग्राम चैनल पर रिसीव करेंगे तो उस समय पर आपको क्वेश्चन के आंसर इजीली समझ में आ जाएंगे यहाँ से देखकर. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस विदाउट री इन्फोर्समेंट इज कॉल्ड विच वन. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं. ऑप्शन तो मैं आपको समझाऊंगी, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारी एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन जो है वो किस तरीके की लर्निंग होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे. और या तो किसी मॉडल को ऑब्जर्व करके, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके, किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके, किसी भी तरीके से, या उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं विदाउट रीइंफोर्समेंट. उस रीइंफोर्समेंट का मतलब तो आपको पता है, आप रीइंफोर्समेंट सेपरेटली पढ़ चुके होंगे कि बिना रीइंफोर्स के, बिना उसको उस चीज़ को बढ़ावा दिए. जैसे कि आप कोई छोटा बच्चा जब होता है वो कोई फाइट होते देख रहा होता है तो आप या कोई भी दूसरी चीज़ ले लीजिए जो इंटरेस्टिंग ना भी हो, फाइट उसको इंटरेस्टिंग लग सकती है, कोई दूसरी भी चीज़ अगर वो देख रहा है तो वो देखते देखते सीख रहा होता है. इवन दो आप उससे नहीं कहते कि इसको देखो ज़बरदस्ती, वो फिर भी सीख रहा होता है. इसीलिए जो ये लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन होता है ये बच्चों पर ज़्यादा अप्लाई होता है. तो ये किस तरह की इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव लर्निंग, कॉन्टिजेंसी, सोशल लर्निंग या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग. इसको हम कहते हैं सोशल लर्निंग. ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है. एल्बर्ट बेंड्यूरा का नाम इससे जुड़ा है जिन्होंने सोशल लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था कि जिसमें जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को देख देख कर सीखते हैं. मॉडलिंग भी कहते हैं इस जो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है, इसका दूसरा नाम मॉडलिंग भी है. तो अब हम बात करते हैं कि कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है. कॉग्निटिव लर्निंग वो होती है जहाँ पे पर्सन
पूरा ब्रेन यूज़ करता है अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब ब्रेन यूज़ करने का यहाँ पे मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी चीज़ों में उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बट बाकी प्रोसेसेस में पर्सन देखकर बहुत ज़्यादा माइंड में उन चीज़ों को मैश ना करे बिना भी सीख सकता है। कॉग्निटिव लर्निंग तब होती है जब आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए लर्न करना होता है। कॉन्टीजेंसी का केस तब होता है जब किसी डिजास्टर को देख के, कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी या कोई भी ऐसा सिनेरियो जिसकी तरफ अटेंशन पर्सन का जाएगा ही जाएगा, राइट। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग क्या होती है? इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग बेसिकली पैवलॉव ने दी है। उन्होंने अपनी इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया है कि जब इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग होती है तो बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता है, जो भी डिजायर्ड बिहेवियर है उसको ऑब्टेन करने के लिए और ज़्यादा पुश किया जाता है, काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। ओके, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सोशल लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस क्या कहती है? ये जो हमारे पास थ्योरी है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन की, ये सोशल साइकोलॉजी से है क्वेश्चन। अज्यूम दैट एग्रेशन इज बेसिक इंस्टिंक्ट, हमारी बेसिक नीड है, बेसिक इंस्टिंक्ट है एग्रेशन, तो ये होना ही होना चाहिए। क्लेम्स दैट फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन आर बोथ इंस्टिंक्टिव, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन दोनों ही इंस्टिंक्ट है। मतलब पहले में ये कह रहे हैं कि सिर्फ एग्रेशन ही बेसिक इंस्टिंक्ट है, दूसरे में ये कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन दोनों ही हमारी बोथ जो है वो इंस्टिंक्टिव होते हैं, राइट। और थर्ड ये कहते हैं अज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही एग्रेशन प्रोड्यूस होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस थ्योरी पर फिट बैठता है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस पे? तो ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि ये थ्योरी ये कहती है कि फ्रस्ट्रेशन ही एग्रेशन को प्रोड्यूस करता है। ओके, वैसे भी आप देखिए जनरली भी, तो इसको थ्योरी से अलग हटकर भी अगर हम बात करें तो जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है तो वो एग्रेसिव हो ही जाता है, राइट। तो इसी तरीके से इसका ऑप्शन जो है वो हो जाता है ऑप्शन सी, दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस एग्रेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट वुड बी मोर एक्यूरेट टू से दैट मैच्योरेशन, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक एक करके मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। कैन बी डिलेड बाय इलनेस और पुअर न्यूट्रिशन, मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है वो इलनेस या पुअर न्यूट्रिशन की वजह से डिले हो सकता है, डिले किया जा सकता है। इज ड्रामेटिकली एक्सेलरेटेड बाय गुड न्यूट्रिशन, अगर अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए तो उसको एक्सेलरेट किया जा सकता है, मतलब उसको इंक्रीज किया जा सकता है। और इज ग्रेटली एक्सेलरेटेड बाय गुड हेल्थ केयर एंड डिलेड बाय इलनेस। और फोर्थ है इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी एनवायरमेंटल फैक्टर। मैच्योरेशन का जो प्रोसेस होता है ये तो हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी एनवायरमेंटल फैक्टर बिकॉज इट इज़ जेनेटिक। क्या मैच्योरेशन का प्रोसेस पूरा जेनेटिक होता है? नो, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। देन कैन बी डिलेड बाय इलनेस और पुअर न्यूट्रिशन, आप इलनेस को प्रोड्यूस थोड़ी ना करेंगे, इलनेस होगी तो उसकी वजह से या पुअर न्यूट्रिशन की वजह से मैच्योरेशन को रोका नहीं जाता है, वो तो प्रोसेस आगे को बढ़ता ही है। तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाता है। इज ड्रामेटिकली एक्सेलरेटेड, नो, ड्रामेटिकली वर्ड ही यहाँ पे बता रहा है कि ऑप्शन गलत हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जाहिर सी बात है ऑप्शन सी ही बचता है हमारे पास, इज ग्रेटली एक्सेलरेटेड बाय गुड हेल्थ केयर एंड डिलेड बाय इलनेस। ये अगर हम इस ऑप्शन को देखें, यहाँ पे फोर्सफुली कह रहे हैं कि ऐसा होने पर ही होता है, लेकिन अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक सही तरीके से स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं तो ये इसका आंसर करेक्ट हमें नजर आता है, राइट। चलिए, यही हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द जेम्स लेंज और बॉडी रिएक्शन थ्योरी ऑफ इमोशन क्या कहती है? ये थ्योरी क्या कहती है? यू फील इमोशन देन अ बॉडीली रिएक्शन, आप पहले कुछ इमोशंस को फील करते हैं, उस इमोशन के बाद आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। ऐसा आप सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है कि हम जैसा कुछ फील करते हैं उसके हिसाब से हमारी बॉडी चलती है। यू रिएक्ट विद योर बॉडी फर्स्ट देन यू फील इमोशन, आप अपनी बॉडी के साथ पहले रिएक्ट करते हैं और फिर इमोशन प्रोड्यूस होते हैं। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज द सीट ऑफ इमोशन, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे इमोशंस की सीट है, मतलब ड्राइवर है उसका, वो उसको ड्राइव करता है। इमोशंस एंड विसरल रिएक्शंस आर साइमल्टेनियस, इमोशन और हमारे दूसरे रिएक्शंस जो होते हैं वो एक साथ चलते हैं। ओके, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है बात करते हैं। आपको ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं एंड दे पुट द करेक्ट वन ऑन यू फील इमोशन देन अ बॉडीली रिएक्शन, लेकिन हमें इस थ्योरी के हिसाब से बात करनी है। थ्योरी ये कहती है कि यू रिएक्ट फर्स्ट, यू रिएक्ट विद योर बॉडी फर्स्ट देन यू फील द इमोशन। हमारी पहले, ये थ्योरी ही ऐसा कहती है कि हमारी पहले जो बॉडी होती है उसके साथ हम रिएक्ट करते हैं और उसके बाद हम इमोशन फील करते हैं। ये अलग बात है कि ये जो दोनों का प्रोसेस होता है वो इतना क्विक होता है कि आप इस चीज़ को सही समझ लेते हैं, जबकि ऑप्शन बी हैज़ टू बी द करेक्ट। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं। कंडीशनड रिस्पॉन्स मे बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट, कंडीशनड रिस्पॉन्स जो होते हैं, जैसा आप किसी पर्सन से बिहेवियर कराना चाहते हैं,
आपने उसको बार बार उस चीज़ को सिखाया है, प्रैक्टिस कराई है, वो रिस्पॉन्स एलिमिनेट हो सकता है। जैसे एक बच्चे को आप पढ़ाते जब हैं तो ये आप ज़रूर करते होंगे, मैं तो टीचर हूँ, मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है कि आपने किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाया है तो आपने उसको फॉर एग्जांपल टेबल लर्न कराएं, छोटे बच्चों के संग रोट लर्निंग ज़्यादा होती है, तो आपने उसको मान लीजिए टेबल रटाया है कई बार लर्न करवा दिया उसको, ठीक है, आपने उस रिस्पॉन्स के लिए उसे कंडीशन कर दिया। अब आप पूछते हैं 7 2 वो क्विकली 14 बता देता है, 8 2 वो क्विकली 16 बता देता है। तो ये कब एलिमिनेटेड हो सकता है? बाय विड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट। अगर आप उसको वो टेबल लर्न कराना बंद कर दें, रिकॉल कराना बंद कर दें, राइट, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? हमारा बच्चा है, हमें उस बच्चे को उसके जो भी हम उसको लर्न करा रहे हैं उस चीज़ को जनरलाइज कराना है, स्टिमुलस को हमें जनरलाइज कराते रहना है, राइट। ऐसा नहीं है। एक्सटिंक्शन हो सकता है, वैसे आंसर तो यही है, फिर भी मैं बता देती हूँ। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है गायब हो जाना, और गायब भी तो हो रहा है। कंडीशन रिस्पॉन्स आपके सामने से गायब भी तो होने लग जाएगा जब आप उसको रीइंफोर्समेंट विड्रॉ करने लगेंगे। डिस्क्रिमिनेशन, ऑफ कोर्स नॉट। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया कि आप डिस्क्रिमिनेट करके कुछ देख रहे हैं, वो तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का भी कोई मतलब नहीं है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी तो तब होगी जब आप उसको लगातार कुछ करेंगे, यहाँ तो आप उस रीइंफोर्समेंट को विड्रॉ कर रहे हैं। ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन हैज बिकम एक्सटिंक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What term describes a responsive and situation specific reaction to stress that is dynamic in nature? ये क्वेश्चन को समझते हैं कि वो कौन सी टर्म है that describes a responsive and situation specific reaction। ये जो वर्ड है इसको समझते हैं पहले यहाँ से। responsive and situation specific reaction ये कब होता है? हम स्ट्रेस के टुवर्ड्स ये रिएक्शन कब देते हैं? किसी स्पेसिफिक रिएक्शन सिचुएशन का कब देते हैं? इज डायनामिक इन नेचर। वो कौन सा होगा? पॉजिटिव रिएक्शन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मेडिटेशन या कोपिंग। कोई भी सिचुएशन आपके सामने ऐसी आती है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप उस सिचुएशन के हिसाब से जब रिएक्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप ज़बरदस्ती उसे पॉजिटिव कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें रोने के बाद या अपने इमोशंस को, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकलने के बाद आपको रिलीफ मिले, राइट। तो ज़बरदस्ती तो पॉजिटिव हो नहीं सकता, हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही होगा, ये भी कैसे पॉसिबल है? तो ऑफकोर्स ये गलत हो जाता है। ज़रूरी थोड़ी हम कॉन्फ्लिक्ट को ही रिजॉल्व कर रहे हो सिचुएशन में। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट ही हुआ हो, वो किसी भी तरीके से स्ट्रेसफुल हो सकती है। अगेन ये भी गलत हो गया। मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस, एक तरीका है, मेडिटेशन ही हम कर रहे होंगे हर सिचुएशन में, ये भी पॉसिबल नहीं है। बट जनरल अगर हम कहें तो हम ज़रूर कोपिंग का प्रोसेस करेंगे। कोई भी टेंशन वाली बात अगर हमारे आगे आ जाती है तो हम क्या करते हैं? उस सिचुएशन से कोप करने की तो कोशिश करते हैं, उस सिचुएशन में फिट होकर, एडजस्ट होकर उससे कोप करने की कोशिश करते हैं। सो क्लियरली कोपिंग इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स वुड नॉट बी एम्प्लॉयड बाय अ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट इन एक्सप्लेनिंग एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। यहाँ पे 4 मेथड्स दिए हैं, 4 सिचुएशंस दिए हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इनेटली गुड, गोल डायरेक्टेड एंड अडेप्टिव, बैलेंस अमंग 3 कॉम्पिटिंग फोर्सेज। अब इन चारों में से 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा मेथड जो है वुड नॉट बी, नहीं कर रहे हैं हम यूज बाय द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट किसी पर्सन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स यूज करते हैं, अगर हमें ये पता है तो हम ये देखकर ज़रूर बता देंगे कि वो कौन सा नहीं कर रहे होंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल, और यू कैन से द प्रोसेस विच इज़ एग्जामिन्ड इन अंडर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अगर वो किसी पर्सन के अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली कर रहे हैं, तो मतलब ये तो इसका पॉजिटिव आंसर हुआ। इन्नेटली गुड मतलब वो किसी पर्सन को इन्नेट, अंदरूनी तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा है, राइट। गोल डायरेक्टेड एंड अडेप्टिव, क्या वो पर्सन जो है वो गोल डायरेक्टेड है, क्या वो अपने गोल को लेके फोकस्ड है, और अडेप्शन की उसके अंदर एक प्रोसेस है, वो उस चीज़ को फॉलो करता है या नहीं। बैलेंस अमंग 3 कॉम्पिटिंग फोर्सेज, विच 3 कॉम्पिटिंग फोर्सेज, दिस इज नॉट क्लियर इन द ऑप्शन, सो क्लियरली दिस वुड नॉट बी। तो हमारा आंसर ये होगा, ऑल्दो ये जो 3 पॉइंट्स हैं 1 2 3 ये तीनों ही ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो ये करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर इज द वन विच इज वुड नॉट बी यूज्ड बाय द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास।
आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करें CUET के लिए तो इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टफ मिलेगा जिससे आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।